हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा केमिस्ट्री चल रहा है। और आज हम शुरू करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से। 1900 में मैक्स प्लैंक जो थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जो रेडिएंट एनर्जी अमिट होती है या अब्जॉर्ब होती है, वो एनर्जी अमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में रेडिएंट एनर्जी अमिट होती है, रेडिएंट एनर्जी निकलती है। और उस ये वाले जो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी अमिट होती है, इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को बोलते हैं क्वांटा। लाइट के केस में जो लाइट एनर्जी अमिट होती है, लाइट एनर्जी भी स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में अमिट होती है और उसको बोलते हैं फोटॉन्स। लाइट एनर्जी को फोटॉन्स बोलते हैं और रेडिएंट एनर्जी जो अमिट होती है उसको बोलते हैं क्वांटा। और हर एक क्वांटम में जो एनर्जी होती है वो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस कि अगर क्वांटम के अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और अगर क्वांटम में एनर्जी कम है तो रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। अब ये वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि इसमें फर्स्ट आता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास करती है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप का होता है सॉरी। तो वो वाले प्रिज्म में से जो कुछ ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म होता है, लैब में आपने देखा होगा, तो इस प्रिज्म में से जब लाइट पास करती है ना, जैसे प्रिज्म के साथ लाइट टकराती है तो उसके बाद जब लाइट बाहर निकलती है प्रिज्म से, तो ये फिर आगे 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो ये वाले जो 7 कलर्स होते हैं, ये जो बैंड है 7 कलर्स का, इसी बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और ये वाली कौन कौन सी लाइट निकलती है? ये लाइट निकलती है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो ये वाले 7 कलर्स की लाइट इसमें से फिर अमिट होती है। जैसे ही लाइट प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। और इनको याद रखने के लिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ लाइट का। फिर नेक्स्ट आता है जीमन्स इफेक्ट। जीमन्स इफेक्ट क्या होता है? जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स जो होते हैं ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम से जो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होती है, जैसे ही ये स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस आगे छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। जैसे कि लाइट जा रही है, जैसे ही ये लाइट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी तो ये आगे फिर स्प्लिट हो जाएगी, छोटी छोटी आगे छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी। और ये वाली जो आगे जाके स्प्लिट होती है लाइंस में, इस इफेक्ट को बोलते हैं जीमन्स इफेक्ट। इन केस अब यहाँ पे हमने बोला था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से स्पेक्ट्रल लाइट ऑब्टेन होती है, जैसे ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में जाती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में गई तो छोटी छोटी लाइंस में स्प्लिट हो गई, और इसको बोलते हैं जीमन्स इफेक्ट। इन केस ये वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करें तो इनको बोलते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने के बाद भी ये छोटी छोटी लाइंस में आगे स्प्लिट हो जाएगी, छोटी नहीं बोलेंगे, थिन लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी। तो ये वाली जो थिन लाइंस है इनको बोलते हैं स्टार्क्स इफेक्ट। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगी तो बनता है जीमन्स इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगी तो बनता है स्टार्क्स इफेक्ट। फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस मेटल के सरफेस के साथ आकर टकराई। ठीक है, जैसे ये कोई मेटल का सरफेस है, जैसे ही इनके साथ आके ये रेडिएशंस टकराती है तो जो मेटल का सरफेस है ना, मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं। तो ये वाला जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, रेडिएशंस मेटल के सरफेस के साथ आकर स्ट्राइक करी और वो वाला जो मेटल का सरफेस है, उस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, और वो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये वाला जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर होता है ये जो एटम है ना, एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इनमें होते हैं सेट ऑफ 4 इंटीजर्स।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के अंदर, वो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर सेट ऑफ 4 इंटीजर्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्वांटम नंबर। और ये वाले जो 4 इंटीजर्स है ये कौन कौन से होते हैं, ये एक तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के अंदर शेल होता है ना, उस शेल की शेप, साइज और एनर्जी को डिस्क्राइब करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हम डिनोट करते हैं n से, और यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी कोई भी हो सकती है n की वैल्यू, ठीक है। और n की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही फिर आगे शेल होता है, जैसे कि n की वैल्यू 1 है तो जो सब शेल होगा वो होगा k, ठीक है। जो n की वैल्यू 2 है तो शेल होगा l, n की वैल्यू 3 है तो शेल होगा m, l की वैल्यू 4 हो तो शेल होगा n, ठीक है। तो ऐसे n की वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर शेल का जो नाम है, शेल की जो डेजिग्नेशन है वो दी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है ये बताता है शेल के अंदर जो सब शेल होता है उस सब शेल की शेप के बारे में बताता है, ठीक है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप के बारे में बताता है, और शेल के अंदर कितने सब शेल्स है उनके बारे में डिस्क्राइब करता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसको हम डिनोट करते हैं L से, अजीमुथल क्वांटम नंबर को। और यहाँ पे जो L की वैल्यू है वो 0 से लेकर n-1 के बीच में होती है, ठीक है। तो L की वैल्यू 0 से शुरू होती है यहाँ पे। तो n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें आगे अजीमुथल क्वांटम नंबर का पता चलता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सब शेल्स की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। जो सब शेल्स होते हैं ना, शेल के अंदर जो आगे सब शेल्स होते हैं उन सब शेल्स की ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, और इसको हम डिनोट करते हैं m से। और m की जो वैल्यू होती है वो -l से लेकर +l के बीच में हो सकती है, कोई भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं ना, अपनी एक्सिस के आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी डायरेक्शन बताता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में ये होता है +1/2। स्पिन क्वांटम नंबर को हम ऐसे से डिनोट करते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में जो s की वैल्यू होती है वो होती है +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेस पे जो s की वैल्यू होती है वो होती है -1/2। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, हमने ये तो अब तक बात क्लियर हो चुकी है ना कि जो एक एटम होता है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स में जो चारों के चारों क्वांटम नंबर्स है वो सेम नहीं हो सकते। जो चारों के चारों क्वांटम नंबर्स है वो अलग अलग होंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स में। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स में चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट आता है हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है ना, तो उसमें पहले जो ऑर्बिटल्स होते हैं सिंगली फिल्ड होते हैं, फिर वो डबली फिल्ड होते हैं। पहले उनमें सिंगल पेयर बनता है, मतलब पहले सिंगल सिंगल आते हैं। कोई भी ले लो सब शेल, जैसे कि p ले लिया हमने, ठीक है। p में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल होते हैं p वाले में, ठीक है। तो p में क्या है, पहले ये सिंगल फिल्ड होंगे, ठीक है, पहले सिंगल फिल्ड होंगे, फिर ये पेयरिंग बनेगी, ठीक है, उसके बाद पेयरिंग बनती है, पहले सिंगल फिल्ड होते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट, ठीक है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, अगर नहीं पता तो ऑफबो प्रिंसिपल करेंगे, ऑफबो प्रिंसिपल में पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कैसे ये पहले सिंगल फिल्ड होते हैं फिर डबल फिल्ड होते हैं, और एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स क्या है। ऑफबो क्या है, ऑफबो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। और ऑफबो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना अलग अलग ऑर्बिटल्स में, जो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं ये इंक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पे फिल्ड होते हैं। मतलब कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है सबसे पहले वो फिल होगा, उसके बाद फिर आगे वाले फिल होंगे। हंट्स रूल के जैसा ही कुछ बताया है, सिर्फ वर्डिंग अलग अलग है। जैसे हंट्स रूल में बताया था कि पहले सिंगल फिल्ड होंगे फिर उनका पेयर बनेगा,
ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे एनर्जी की बात कर दी कि जो ऑर्बिटल्स फिल्ड होते हैं पहले लोएस्ट एनर्जी वाले फिल्ड होते हैं, फिर आगे फिर ये लोएस्ट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो ऑर्बिटल्स है वो फिल होते हैं। और इनका सीक्वेंस क्या रहता है, इनका सीक्वेंस यहाँ पे दे रखा है। पहले 1s वाले फिल होंगे, फिर 2s वाले, देन 2p 3p 4s, तो ऐसे करके फिर इनकी फिलिंग होगी। ठीक है, 1s वाला हो गया, फिर देन 2s वाले फिल हो जाएंगे, फिर 2p वाले फिल हो जाएंगे, 2p वाले में 3 आ जाएंगे, तो 3p वाले फिल हो जाएंगे, फिर तो ऐसे करके ये आगे फिल होते हैं। और जो s ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जो s ऑर्बिटल होता है ना, s ऑर्बिटल में कितने आगे होते हैं, s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, s वाले में एक ही ऑर्बिटल होता है। और जो p होता है, p वाले में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, d वाले में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। आगे जो d वाला आता है इसमें 5 ऑर्बिटल्स आते हैं। और फिर एक आता है f वाला, f वाले में आते हैं 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। ठीक है, तो f वाले में 7 होते हैं। तो फिर ये जो sp-d-f है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला ना ऐसे ऑर्बिटल्स फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग पहले हम देखते हैं 1s वाले, जो भी उनका एटॉमिक नंबर रहेगा उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। पहले हम 1s वाले फिल करेंगे, फिर 2s वाले फिल करेंगे, फिर 2p वाले। आप देखो p वाले में 3 आते हैं। ठीक है, तो फिर 3p वाले, फिर 4s वाला, फिर 3d 4p, ऐसे करके हम इनमें इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में हम इनको फिल करते हैं ऑर्बिटल्स को। फिर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, वो कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल s वाले की ही बात कर लें। ठीक है, s वाले में पहले तो ये सिंगल फिल होएगा, फिर उसके बाद डबल फिल हो जाएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 ही रहते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते। अब p वाले में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p वाले में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो तीनों के तीनों पहले सिंगल फिल्ड होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये डबल फिल्ड होंगे। ठीक है, हंट्स रूल भी यही कहता है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और p वाले में 3 ऑर्बिटल्स है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स p वाले में कितने होंगे, 6 होंगे। तो d वाले में जो ऑर्बिटल्स है वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो d वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे। इन द सेम वे f वाले के केस में होगा, f वाले में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें 14 रहेंगे। ठीक है, जब सेम ऑर्बिटल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक ऑर्बिटल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, तो जो उसका स्पिन होगा वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है अलग अलग शेल्स में, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हम यहाँ पे बता रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। 1 ही एटॉमिक नंबर है, तो हम इसमें 1s वाला जो सब शेल है वो फिल करेंगे, और 1s वाले में हम एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो हम इसमें 1s वाले में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 1s वाले में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसके अंदर हम एक फिल कर देंगे। हीलियम की अगर हम बात करें, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो ये भी 1s के अंदर ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की रहेगी। ठीक है, और कोई ले लो, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है ऑक्सीजन का। तो इसमें हम अब कैसे फिल करेंगे, ठीक है, s वाले में तो 8 के 8 आएंगे नहीं, s वाले में तो सिर्फ 2 ही रहेंगे। ठीक है, 1s में 2 हो गए, अब पीछे बच गए 6। फिर हम चलेंगे 2s वाले ऑर्बिटल में, 2s वाले में भी 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब 4 हो गए, पीछे बच गए 4। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा आता है, नेक्स्ट वाला आता है p। ठीक है, बाकी के जो 4 है वो हम p वाले में फिल कर देंगे। तो यहाँ पे ये ऑर्डर दे रखा है ना, तो इस ऑर्डर में हम फिल करते जाते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन के केस में देखा है कि पहले हमने s वाला फिल करा, फुली फिल्ड करा, फिर 2s वाला फुली फिल्ड करा, फिर हम पहुंचे 2p वाले में। p वाले में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 होते हैं। अब ऑक्सीजन में तो 4 ही है ना, तो p वाले में 4 आ जाएगा, 3p पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो भी है, तो वो जो नंबर है वो 10 से ऊपर हो जाएगा, 12 है, 13 है, 14 है, तो फिर हम पहुंचेंगे 3p वाले में।
ठीक है। अब यहाँ पे 2p तक इसका खत्म हो गया, हमारा 8 पूरे हो गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 पूरे हो गए। तो पहले फिर हम s वाला देखेंगे, s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 फिल कर देंगे। फिर 2s वाले पे चलेंगे, 2s वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों फिल कर देंगे। फिर 2p वाले में चलेंगे तो p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, तो 3 हम ऑर्बिटल्स बना लेंगे और इसमें 4 है। तो इसको कैसे फिल करेंगे, इसको ऐसे नहीं है कि पहले वाले ऑर्बिटल को हम फुली फिल्ड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें पहले हम इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। फिर हम डबल वाले पे आएंगे, तो यहाँ पे आके 4 पूरे हो गए पी के, तो यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एटम जिसमें सारे के सारे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड होती है, जैसे कि नियॉन की बात कर लो, नियॉन की जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, ठीक है। तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो नियॉन के केस में क्या है, सारे के सारे फुली फिल्ड आ रहे हैं, ठीक है। 1s वाला भी फुली फिल्ड है, 2s वाला भी फुली फिल्ड है, और अगर हम 2p की बात करें तो p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 6 होते हैं, और 6 के 6 फुली फिल्ड है, मतलब कि इसके सारे के सारे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है। इट मींस कि जो नियॉन है, नियॉन क्या है, एक इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसीलिए जो नियॉन है ये इनर्ट गैसेस में आता है। क्यों, क्योंकि ये फुली फिल्ड है, इसके सारे के सारे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है। अगर हाफ फिल्ड होंगे तब भी ये स्टेबल होगा, हाफ फिल्ड के केस में स्टेबल होगा और फुली फिल्ड के केस में स्टेबिलिटी आएगी। ऑक्सीजन से पहले क्या आता है, नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के केस में जो p वाला ऑर्बिटल है ना, तो p वाला सारे के p में जो तीनों के तीनों ऑर्बिटल है, तीनों के तीनों हाफ फिल्ड होंगे। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी एक लिमिट तक ये भी स्टेबल रहेगा, ठीक है। बट इसकी स्टेबिलिटी बाकियों की जो स्टेबिलिटी से कम होती है, जो फुली फिल्ड होते हैं उससे कंपैरेटिवली ये इतना स्टेबल नहीं होता, जिसमें आधे इलेक्ट्रॉन्स आधे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं और आधे हाफ फिल्ड होते हैं, राइट। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पेपर में नहीं पूछा जाता ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या कैसे नहीं करते, बस आपको बेसिक सा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, ऑर्बिटल क्या होता है, इससे रिलेटेड जो टर्म्स है ना वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।